एक्चुअली मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया हूँ और इससे पहले मैं भारत के 2 और विश्वविद्यालयों में परमानेंट फैकल्टी के रूप में पढ़ा चुका हूँ। भारत में लक्ष्मण यादव को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, ये मेरे जूनियर हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। इसमें कहने में मुझे गुरेज इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए व्यक्ति को किसी भी विश्वविद्यालय में सामान्य परिवार से आकर इनके पास कोई कल्चरल सोशल कैपिटल नहीं थी, ना ही कोई कैपिटल थी। इन्होंने ठीक कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये निकाल दिए जाते और अभी तक पीएचडी नहीं होते और उससे पहले विश्वविद्यालय में नहीं पहुंचते तो सही में भैंस चराते, गाय चराते या क्या करते, गुजरात में काम करते, कहीं और काम करते। भारत में मंडल कमीशन के लागू होने से पहले नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन 5% था बैकवर्ड्स का। क्लास 1 की नौकरियां तो छोड़ दीजिए, अभी भी 20% है और आबादी बिहार में 63% है, अभी देश में 60% होगी। 60 लोगों को कितना नौकरियां मिल रही हैं? 20। और उसमें लक्ष्मण यादव जो प्रतिभाशाली हैं 96 का इनका, इस तरह का मुझे नहीं लगता कि किसी भी विषय में पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी का होगा। और 96 आउट ऑफ 100 आपकी एकेडमिक स्कोर होने के बावजूद, गोल्ड मेडल होने के बावजूद, JRF होने के बावजूद, इतने कम उम्र में डॉक लग जाने के बावजूद, एक बहुत ही एक तरह से किसी को भी इनके करियर से ईर्ष्या होगी कि बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं कि मेरा करियर इस तरह का हो। इसके बावजूद एक क्लासिक केस है, मैंने ट्विटर पर लिखा था। क्लासिक केस इसलिए है कि इतने प्रतिभाशाली युवा को आप अगर विश्वविद्यालय से निकाल रहे हैं तो विश्वविद्यालयों को ज्ञान का कब्रगाह बना रहे हैं। और ज्ञान, जब आप ज्ञान का कब्रगाह तैयार करते हैं तो आप विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं, विश्व गुरु जरूर बन सकते हैं। विश्व गुरु जिससे कि हर कोई घृणा करेगा। 1-2 गुरु होते हैं ना, पशु होते हैं। तो आपको ये तय करना होगा कि क्या आप बनाना चाहते हैं, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को। ये मामला ओबीसी लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, उन तक ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि आप किसी भी विचारधारा के किसी भी पार्टी से हों, लेकिन आप देखिए कि विश्वविद्यालयों में पिछड़ों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है, किस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। जो 20% नौकरियां पाने लायक हैं, क्रिमिनल एयर की वजह से बहुत सारे पढ़ नहीं पाते हैं। जो पढ़ सकते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये आप बात वहां तक पहुंचाइए। उनको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपनी प्रतिभाओं से, इजराइल 93 लाख की आबादी वाला देश है, दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा पेटेंट कराता है। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भारत को हराते हराते रह गया। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है, उसने भारत की 142 करोड़ वाली आबादी वाले देश की क्रिकेट कप वर्ल्ड कप में हराया। आप पता करिए, इंग्लैंड 6.5 करोड़ का आबादी वाला देश है, पूरी दुनिया को किस आधार पर बनाया उसने? एलिजाबेथ क्वीन थी वहाँ की, उसने ज्ञान के आधार पर पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया। अगर आप अपनी प्रतिभाओं को दबाएंगे, ख़त्म करेंगे, उनको कुचलेंगे तो आपका देश बेरोजगारों का देश होगा, ऐसी बुराइयों का देश होगा जहां देश रसातल में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र मीणा हमारे साथ हैं। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, जिस प्रकार से आप पहले दिन से इसको देख रहे हैं, लक्ष्मण यादव को तो शायद मैं व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लंबे समय से भी जानता हूं उनको लगता है, आपको लगता है कि ये मुखर होकर बोलना, जाति पर बोलना, मनुवाद पर बोलना, पूरा मतलब एक तरीके से देश भर में एक बड़ी फैन फॉलोइंग हो जाना, नुकसान का हुआ है उससे? जी बिल्कुल। ये देखिए, और ये पहली बार नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय में जितनी भी इस तरीके की वॉइसेस हैं जो इस देश के हुक्मरानों को असहज करती हैं, बीजेपी को असहज करती रही, आरएसएस को असहज जो लोग करते रहे, उन तमाम लोगों पर हमले हो रहे हैं। हमने पिछले साल प्रोफेसर रतन लाल के ऊपर देखा कि किस तरीके का टारगेट करके निशाना बनाया गया। उसके बाद ऋतु सिंह का केस देखा, अब डॉक्टर लक्ष्मण यादव को देख लीजिए। ये दरअसल एकेडमिक्स का मामला नहीं है। जिस बात को लेकर के डॉक्टर लक्ष्मण यादव देश भर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, जिस तरीके की सामाजिक न्याय की वो बात कर रहे हैं, जिन पिछड़ों के वो हक और हुकूक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जो दलित तबके के साथ जो अन्याय हो रहा उसके खिलाफ जो लड़ाई सड़कों पर वो लड़ते हैं, किताब की लड़ाई और जो एकेडमिक्स और क्लासरूम की जो लड़ाई वो तो एक है ही, लेकिन उसके साथ साथ सड़क से लेकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जो पूरी की पूरी लड़ाई डॉक्टर लक्ष्मण यादव और इस तरीके की आवाज़ें हम लोग लगातार उठाते रहे हैं, उसी का खामियाजा हम लोगों को आज की तारीख में उठाना पड़ रहा है। और ये और कुछ नहीं है, हम सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं उनकी मेरिट से, उनकी काबिलियत से, लेकिन काबिलियत देख करके नौकरी देने की परंपरा इस विश्वविद्यालय में बहुत पहले खत्म हो चुकी है। अभी जिस तरीके की परंपरा है उसमें हम देख रहे हैं कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है और हम जो लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनको चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है।
योजना बनाया जा रहा है। तो सर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अभी जितेंद्र मीना ने कहा, तो कहीं ना कहीं लग रहा है आपको, आप क्योंकि परमानेंट टीचर हैं यहाँ पे, आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से जिस रास्ते पर यूनिवर्सिटी चल रही है और यूनिवर्सिटी को चलाने वाले लोग चल रहे हैं, सरकार के दबाव में चल रहे हैं, तो इससे आने वाले समय पे SC ST OBC के चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे प्रोफेसर्स हो, दिक्कतें होंगी बहुत ज़्यादा। क्या रास्ता फिर निकलेगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके संदर्भ में बताऊं कि जो डिस्प्लेसमेंट बहुत गंभीर मसला है। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया जो चल रही है, इसकी अगर पृष्ठभूमि में जाए तो एक बड़ी लंबी इसके लिए आंदोलन हुई थी। बहुत जद्दोजहद के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी और इस उम्मीद के साथ शुरू हुई थी कि यहाँ पर जितने लोग पढ़ा रहे हैं, लंबे दिनों से पढ़ा रहे हैं, सभी का परमानेंट नियुक्ति इंटरव्यू के थ्रू होगा, ऐसा कहा गया था। चूँकि मैं इस विश्वविद्यालय का एक टीचर हूँ और टीचर एक्टिविस्ट भी हूँ और मैं डोटा में इलेक्टेड था, 2021 से लेकर 23 में इलेक्टेड था। इंडिपेंडेंट टीचर फ्रंट का मैं फॉर सोशल जस्टिस का कन्वेनर भी हूँ। तो हमने इस मुद्दे को लेकर सभी तमाम टीचर्स ग्रुप ने सपोर्ट किया था 2021 के डोटा को, क्योंकि हम चाहते हैं कि अस्थायी प्रक्रिया के माध्यम से सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया हो। लेकिन जिस तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जिस तरह से वंचित जमात के लोग की अनदेखी की जा रही है, हक और हकूक़ छीना जा रहा है, और ख़ासकर ऐसे लोगों को जो कि एक आवाज़ है, एक स्वर हैं, जो सोशल जस्टिस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, और ये विश्वविद्यालय अपने पूरे स्थापना दिवस के शताब्दी वर्ष मना रही है, और तब ऐसे लोगों को, और कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय के हर दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में सम्मेलन हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, बुके दिए जा रहे हैं, फूल बांटे जा रहे हैं, और अधिकारी से लेकर तमाम विश्वविद्यालय के बड़े बड़े जो नामचीन जो नेतागण हैं मौजूद हो रहे हैं, तब ये सवाल खड़ा उत्पन्न हो जाता है कि सामाजिक न्याय सिर्फ बुके देने से होगा, फूल देने से होगा, कि वाकई जो उस समाज से आने वाले लोग के हक और हकूक़ से देना होगा। लक्ष्मण जी के बारे में बता दूं, ये सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के एक आम शिक्षक नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन आंदोलन के बहुत बड़े एक सिपाही थे, बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, बहुत बड़े चेहरा थे। इनको बेदखल कर दिया गया। अब आर्ट्स फैकल्टी के सामने जाके देखें, ऋतु जो पिछले 100 दिन से अधिक धरने पर बैठी है, वो क्यों बैठी है? क्योंकि वो बहुत बड़ी नेता उभर रही थी। तो जो दलित समाज से, वंचित जमात से जो नेता पैदा होंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसी संविधान के माध्यम से, इसी संघर्ष के माध्यम से, लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और हक की लड़ाई को अंजाम तक लेके जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने इसको 2015 से लागू किया। 26 नवंबर को उन्होंने अधिकृत रूप से सरकारी तौर पर इसको मनाने की घोषणा की, और उसकी 2016 में संभवतः इसको पार्लियामेंट के अंदर 26 नवंबर को, यद्यपि पार्लियामेंट नहीं होता है, लेकिन स्पेशल सेशन बुलाया, और उस दिन जो है 2 दिनों तक लंबी बहस के बाद में संविधान सभा का एक रूप दिया, और उसको आगे ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं इसके लिए इस सरकार को भी बधाई देता हूँ। देवियों और सज्जनों, भारत की संविधान सभा समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विविध सभा थी। इसका गठन 1946 में किया गया है। इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि, विशेषज्ञता और विचारधारा वाले सदस्य शामिल थे। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर BR आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेताओं के साथ साथ अनेक समाज सुधारक, महिला प्रतिनिधि, कानूनी विशेषज्ञ, श्रमिक और ट्रेड यूनियन नेता, शिक्षाविद और बुद्धिजीवी शामिल थे। भारत की संविधान सभा ने लगभग 3 साल तक संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए कई बैठकें और चर्चाएं की, और इसके सदस्यों ने बड़े ही लगन से काम किया। रिकॉर्ड के अनुसार इस दौरान 53,000 से अधिक नागरिकों ने दर्शक दीर्घा में बैठकर चर्चाएं और बहसें डिस्कशंस उनको देखा और सुना। प्रक्रिया जो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई और संविधान का अंतिम संस्करण 26 नवंबर 1949 को भारत के मूलभूत कानून के रूप में अपनाया गया।